नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास हम लोगों का वाटर के बारे में है। तो वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये तो आप सभी जानते हैं, और वाटर किस तरीके से किन जगहों पर कैसे कैसे यूज़ किया जाता है ये सारी प्रोसेस हम लोग जानते हैं। तो आज की डेट में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर हम लोगों के लिए किस तरीके से ज़रूरी है और वाटर हमें कहाँ से मिलता है और किस तरीके से हमें साफ़ पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लो कि 2 दिन खाना न भी मिले तब भी काम चल जाता है, लेकिन पानी के बिना जो है 1 दिन भी गुजारना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो पानी से ही सब कुछ है। वो लाइन तो आपने सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। ठीक है, वाटर इज़ लाइफ, क्योंकि वाटर नहीं है तो लाइफ नहीं है। और इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब इस धरती पर कोई भी एनिमल नहीं था, या फिर यूँ कहिए कि बायो जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ना तो बैक्टीरिया, ना तो वायरस, ना तो प्लैंकटन्स, कोई भी चीज़ नहीं थे, तो पानी सबसे पहले बना और पानी के अंदर ही जीवन की शुरुआत हुई थी। यानी कि हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, और हम लोगों की बॉडी जो है वो 70% यानी 70% वाटर की ही बनी हुई है। ठीक है, तो पानी इतना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। वाटर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की बॉडी के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए, और जितने भी एनिमल हैं, प्लांट हैं, या फिर जीवन जहाँ कहीं भी है वहाँ वाटर की ज़रूरत है। बिना वाटर के जीवन नहीं है। ठीक है, तो पानी का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, और पानी हमें कहाँ से मिलता है, और किस तरीके से ये वाटर हम लोगों के काम में आता है। तो आज हम लोगों का क्लास है। आज हम लोग इस यूनिट पे यूनिट नंबर 14 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है वाटर। तो वाटर के बारे में ही पूरी जानकारी हम लोग आज की क्लास में लेंगे। तो मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार्ग फाउंडेशन चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग क्लास स्टार्ट करें, सबसे पहले आप यहाँ पे एक फिगर देखिए। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कुआं है। ठीक है, और इस कुएं से पानी निकाला जा रहा है। कुएं से पानी निकाल करके देखिए किन कौन कौन से कामों में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ एक लड़का है जो नहा रहा है। ठीक है, यानी कि बाथिंग के काम में यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे वॉशिंग, कपड़ा धुला जा रहा है। यहाँ पे ये पानी ये लड़की लेकर के जा रही है घरों में पीने के लिए या फिर कुकिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पानी का यूज़ होगा। ठीक है, तो पानी का यूज़ हम लोग लगभग हर काम में करते हैं, और बिना पानी के जीवन नहीं है। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर हम लोग वाटर का कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ वाटर में आते हैं, तो पहले नंबर पे आता है टू कुक, यानी कि यहाँ पे खाना पकाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्लीन यूटेंसिल्स, बर्तन को धुलने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। वॉश क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े को धुलने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। बाथ, नहाने के लिए। और टू ड्रिंक, सबसे इम्पॉर्टेंट, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पीने के लिए वैसे भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोका कोला है, जैसे कोल्ड ड्रिंक डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो क्या कोल्ड ड्रिंक पी करके पूरी लाइफ कोई व्यक्ति ज़िंदा रह सकता है? तो जवाब है नहीं। वो कोल्ड ड्रिंक भी पानी का ही बना होता है, लेकिन हमें प्योर वाटर की ज़रूरत होती है। बिना प्योर वाटर के, यानी कि पानी के, हम लोगों की बॉडी का जो फंक्शन है वो काम नहीं कर पाएगा। तो पहले नंबर हेडिंग पर आते हैं, जिसमें दिया है कि हाउ मच वाटर डू वी यूज़, यानी कि हम लोग कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट कि ड्रिंकिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रिंकिंग में मान लीजिए कि आप यहाँ पे दिन भर में 10 लीटर पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, मिनिमम इतना तो यूज़ करना ही चाहिए। 24 आवर में 10 लीटर वाटर हम लोगों को पीना चाहिए। इसके बाद ब्रशिंग की अगर हम बात करें तो सपोज दैट कि ब्रशिंग करने में आप 2 लीटर पानी का यूज़ कर ले जाते हैं। बाथिंग में यहाँ पे हम लोग 10 लीटर पानी का यूज़ कर ले जाते हैं। यूटेंसिल्स धुलने में मान लो कि 20 लीटर पानी का यूज़ कर ले जाते हैं। वॉशिंग क्लॉथ में लगभग 30 लीटर पानी का यूज़ कर ले जाते हैं। टॉयलेट में सपोज दैट 20 लीटर पानी का यूज़ हो जाता है। और एनी अदर यूजेज में कुछ यहाँ पे
कुल मिलाकर के 30 लीटर मान लेते हैं कि इस तरीके से यूज होता है। तो ग्रैंड टोटल की अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति पानी का इस्तेमाल कितना करता है, यानी कि पूरे दिन भर में कितना इस्तेमाल हो जाता है, तो यहाँ पे 2 और उसके बाद 3, 3, 6, 2, 8, 9 और 10। ठीक है, तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर ऑफ वाटर की बात अगर हम करें, मान लो कि 100 लीटर पानी अगर एक पर्सन इस्तेमाल करता है, और इसी तरीके से कितने सारे लोग हैं इस धरती पर और वो कितना सारा वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ना, ये बड़ी ही कम है। जो फ्रेश वाटर है, जो पोटेबल वाटर है, यानी कि जो वाटर हम लोग यूज़ कर पाते हैं ना, उसको एक नाम दिया जाता है पोटेबल वाटर। यानी कि हम लोग जो भी पानी यूज़ कर पाते हैं, पीने के लिए जो पानी यूज़ होता है, वो सब वाटर जो होता है वो पोटेबल वाटर होता है। तो हम लोगों का जो अर्थ है, अर्थ पे लगभग 70% वाटर है, 70% वाटर है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों के पीने के लिए या यूज़ करने के लिए वाटर बहुत ही कम है, ठीक है। तो पानी जो होता है वो कहाँ से आता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है कि वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। तो हम लोग पानी कहाँ से पाते हैं। तो जैसा कि अभी बात हुआ कि जो अर्थ है उस पर लगभग 70% वाटर जो है, वो 70% अर्थ की जो कवरिंग है वो वाटर की ही है, बाकी लैंड है। और इतना सारा पानी होने के बावजूद हम लोग उस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम उस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते, वो इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ओशियन और सी का जो वाटर है वो सैलाइन वाटर होता है। सैलाइन का मतलब होता है खारा, सैलाइन का मतलब खारा। अब सैलाइन यानी कि जो ओशियन या सी का वाटर है वो सैलाइन क्यों होता है। सैलाइन इसलिए होता है क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जैसे डेड सी की अगर हम बात करें, इस धरती पर एक डेड सी है, तो उसका नाम डेड सी क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट की मात्रा इतना ज़्यादा है कि अगर कोई आदमी वहाँ पे जाकर के अगर लेट जाए तो वो डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट इतना ज़्यादा है, उसकी वो जो है उस बॉडी को ऊपर ही तैराती रहती है, तो उसका नाम डेड सी रखा गया है। नाम तो डेड सी है लेकिन कोई मरता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ पे ओशियन और सी का वाटर सैलाइन है, नॉट फिट फॉर यूज़, यानी कि उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। रही बात कि अर्थ पे पानी कितना है, तो लगभग 2/3 है। कितना? 2/3। 2/3 का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल अर्थ जो है वो उसको 3 हिस्सों में अगर हम बांट दें टोटल, ठीक है, इस तरीके से 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 2/3 का मतलब इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा, यानी कि इतना, ये जो है ये पूरा वाटर से घिरा हुआ है। खाली एक हिस्सा यहाँ बचा हुआ है जो लैंड है और जिस पर हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं जहाँ पे, ठीक है। कई सारी जगह तो ऐसी है जहाँ पे लोग रहते भी नहीं हैं, सिर्फ इसी 30% जगहों पे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे है वाटर साइकिल। तो सवाल यही उठता है कि जब इतना सारा पानी है और वो सब सैलाइन है यानी नमक वाला पानी है, तो हम लोगों को पीने के लिए जो पानी है वो कहाँ से मिलता है। तो इसका जवाब है कि एक वाटर साइकिल प्रोसेस होती है इन्वायरमेंट में, जहाँ से हमें पीने के लिए पानी या पोर्टेबल वाटर वगैरह मिल जाता है। अब ये वाटर साइकिल होता क्या है। वाटर साइकिल में क्या होता है ना कि अच्छा, साइकिल शब्द पे ध्यान दीजिए। वाटर तो मान लीजिए अभी हम लोगों ने देखा कि वाटर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग साइकिल के बारे में बात करेंगे। साइकिल का मतलब होता है चक्र। साइकिल का मतलब क्या है? चक्र। तो चक्र का मतलब क्या हुआ? चक्र देखिए कैसे होता है, एक जगह से शुरू होता है और उसी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। एक जगह से शुरू होगा, जैसे ये धरती है, ठीक है, यहाँ शुरू हुआ और इसी धरती पे वापस आ गया, तो इसको हम कहेंगे चक्र, ठीक है। तो वाटर साइकिल का क्या मतलब हुआ? वाटर साइकिल का मतलब ये होता है कि आपको मालूम है कि जब पानी को हम लोग हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट होता है, यानी कि वो भाप बन जाता है। पानी इवेपोरेट होकर के भाप बनता है। तो हीटिंग, यहाँ पे एक हेडिंग दिया है कि डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर।
पानी जो है कैसे डिसअपियर हो जाता है। तो पानी डिसअपियर हो जाता है जब आप उसको हीट करते हो। अब ये हीटिंग आप किसी भी तरीके से करिए, चाहे सन उसको हीट कर दे या फिर आप उसको किसी चूल्हे पर रख करके, गैस स्टोव पर रख करके उसको हीट कर दीजिए, तो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी आप बॉइलिंग वाटर को देखा होगा आपने, तो बॉइलिंग वाटर में क्या होता है कि ऊपर जो है ऐसे धुआं जैसा सब निकलता रहता है, बहुत ही हॉट होता है, तो उसको हम लोग स्टीम कहते हैं। और जो प्रोसेस हो रही होती है वहाँ पे उसको इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर को जब हीटनेस मिलती है तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी कि वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये प्रैक्टिकल तो आपने देखा होगा कि जैसे आप चाय पीने जा रहे हैं तो कप में चाय आपको दे दिया गया, तो कप का चाय जो होता है अगर गर्म है तो उसको जो प्लेट होती है उसमें अगर आप चाय को डालते हैं तो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है इवेपोरेशन। तो कप में ऐसा क्या था और प्लेट में ऐसा क्या था कि प्लेट में जल्दी चाय ठंडी हो गई। तो अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, तो ये कप है, तो कप के बारे में अगर देखेंगे तो कप का जो ये सरफेस है ये थोड़ा सा छोटा है, और प्लेट जो होता है ना उसकी सरफेस थोड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी सरफेस है इसकी। ठीक है, तो पानी में को जब यहाँ पे सरफेस इसका कम था तो ये थोड़ा इसका जो हीटनेस है वो बाहर की तरफ कम निकल रहा था। ठीक है, और उसके बाद जब इसको फैला देते हैं तो हीटनेस ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो इससे वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो डिसअपियरिंग ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो हीटिंग इज इसेंशियल। इसेंशियल मतलब जरूरी, इसेंशियल मीन्स जरूरी। हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर, यानी वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीटिंग जरूरी होता है। तो दिन के समय क्या होता है? ड्यूरिंग डे टाइम, तो डे टाइम का मतलब हुआ कि दिन का समय, दिन के समय जो सनलाइट है फॉल्स ऑन द वाटर, वो पानी पर पड़ती है। कहाँ पे? इन ओशियन, सबसे ज़्यादा तो ये ओशियन, रिवर, लेक्स, यानी जहाँ जहाँ भी पानी है, कहाँ कहाँ वाटर है? ओशियन, रिवर, लेक और पॉन्ड, इन सब जगहों पे जब सन की लाइट पड़ती है तो क्या होता है? बाय हीटिंग इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। तो कौन सी प्रोसेस होती है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन होता है यहाँ पे, इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस बाय हीटिंग, यानी कि सनलाइट क्या करती है? सनलाइट हीट करती है ओशियन, रिवर, लेक्स और पॉन्ड के वाटर को, और बाय हीटिंग इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन से पानी जो है भाप बन करके ऊपर की तरफ गया। तो जैसे यहाँ पे कप प्लेट में जो चाय रखी हुई है या कप में जो चाय रखी हुई है, तो यहाँ से धुआं उठता हुआ आप देखते होंगे, तो वो धुआं नहीं होता, वो वेपर होता है जो ऊपर की तरफ भाग रहा होता है। तो ऊपर ये कहाँ जाता है? ऊपर ये इन्वायरमेंट में जाता है। जैसे ही पानी को आप उबाल रहे होते हैं तो पानी के ऊपर से जो भाप निकल रही होती है वो भाप कहाँ जाती है? तो शुरू शुरू में तो वो दिखाई देती है क्योंकि वो काफ़ी नज़दीक होते हैं उसके पार्टिकल, और वो थोड़ी सी डेंस हो जाती है तो हमें दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो इन्वायरमेंट यानी एयर के साथ मिक्स होती है तो उसके पार्टिकल बिखर जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एयर में जो वाटर वेपर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वाटर वेपर एकदम गायब हो गया, ख़त्म हो गया। वाटर वेपर वेपर के फॉर्म में, यानी वाटर का एक फॉर्म है गैस, तो गैसियस स्टेज में वेपर के फॉर्म में वाटर एयर में जा करके रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो एक तो यहाँ से पानी जो है भाप बन के ऊपर गया। नेक्स्ट नंबर पे है कि लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। अब प्लांट जो होते हैं ना वो भी अपने वाटर को लॉस करते हैं। तो कैसे लॉस करते हैं? वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक प्लांट के बारे में बात करें कुछ इस तरीके से, ये रहा प्लांट। तो प्लांट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्लांट के लीफ में जो होता है और उसके स्टेम वगैरह में जहाँ कहीं भी, तो पूरे प्लांट में ही छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ये छोटे छोटे इस तरीके से पोर्स हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो दिन के समय ये स्टोमेटा यानी ये जो पोर्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। ओपन होते हैं तो अंदर से जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है इस तरीके से।
ठीक है, तो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इसी प्रोसेस को वाटर, जिस प्रोसेस से वाटर लॉस करते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ट्रांसपीरेशन, वाष्प का उत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब वाष्प बनना, एक ही मतलब लगभग हो गया। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि पानी का भाप बन करके ऊपर उड़ जाना, यानी कि लॉस ऑफ वाटर बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से भी लॉस ऑफ वाटर हुआ, और इधर जो सनलाइट है वो जगह जगह से लॉस ऑफ वाटर करवा रही है, पानी को ऊपर की तरफ भेज रही है। ठीक है, तो पानी जब एयर में जाता है तो होता क्या है? तो पानी एयर में जाकर के क्लाउड बना लेता है। क्या बनाएगा बाबू? क्लाउड बनाता है। क्लाउड का मतलब होता है बादल। अब ये बादल होते क्या हैं? बादल जो हम लोग ऊपर देखते हैं, डिफरेंट टाइप के काले सफ़ेद जो भी बादल हैं सब घूम रहे हैं। ठीक है, तो बादल बनते कैसे हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो एयर में जो वेपर पहुंचा है वो वेपर जैसे जैसे थोड़ी हाइट पर पहुंचता है, सफिशियंट हाइट पर जैसे ही ये पहुंचता है, द एयर बिकम्स सो कूल, तो हवा क्या होती है? ठंडी हो जाती है। ठीक है, हवा ठंडी होती है। तो हवा जब ठंडी होती है तो उसमें जो वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो धीरे धीरे कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है बाबू नज़दीक आ जाना। कंडेंस का मतलब क्या है? नज़दीक आ जाना। जैसे पार्टिकल्स एयर में बिखर गया था पूरा, अब जब वो नज़दीक आ जाता है तो नज़दीक आने पर उसका एग्जिस्टेंस दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे आप अपने आसपास, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे अगर जो टेबल वगैरह है तो टेबल को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस टेबल पर इस तरीके से अपने उंगली को ऐसे इस तरीके से थोड़ा रब करके उसके बाद उसको देखिए, तो आप देखेंगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देगा। तो डस्ट पार्टिकल शुरू में क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो बिखरा हुआ था। तो जब चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, जब एटम्स बिखरे हुए होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही चीज़ पास में आ जाती है, नज़दीक आ जाती है, तो वो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है। जैसे जब कोई लकड़ी जलती है, ठीक है, जब कोई लकड़ी है, लकड़ी को जब आप जलाते हैं या कागज़ को आप जलाते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो धुआं है उसके पार्टिकल काफ़ी नज़दीक हैं, इस वजह से वो दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ एयर में जाता है तो वो बिखर जाता है। वहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको डिफ्यूज़न प्रोसेस कहा जाता है। तो वो एयर पार्टिकल में पूरा धुआं बिखर जाता है, तो फिर कुछ देर के बाद हमें वो दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरीके से वो एयर में जो वाटर वेपर बिखरे हुए थे वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही वाटर ले करके एयर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे वो ठंडी हो जाती है। जब एयर ठंडी होती है तो वाटर वेपर भी ठंडा होता है, यानी कंडेंस होता है। तो कंडेंस जब होगा तो कंडेंस में क्या है कि वाटर वेपर के पार्टिकल्स नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आकर के कंडेंस होकर के ये टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनाते हैं, यानी पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें बनाते हैं। इतनी छोटी बूंदें बनाते हैं कि वो नीचे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि छोटे छोटे जो ड्रॉप्स बनाते हैं उनको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, यानी कि ड्रॉप नहीं होता। ड्रॉप होता तो वो नीचे गिर जाते, वो ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, यानी कि पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें बनाते हैं। तो इट इज़ दीज टिनी ड्रॉपलेट्स, यही वो टिनी ड्रॉपलेट्स हैं, यही वो टिनी ड्रॉपलेट्स हैं दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, जो एयर में इस तरीके से बादल के शेप में घूम रहे होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं वाटर के। वो टिनी ड्रॉपलेट्स जो हैं बादलों का निर्माण करते हैं और एयर में ये फ्लोट कर रहे होते हैं एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड, जो हमें क्लाउड के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में आपने जान लिया, और इवेपोरेशन यानी एयर में वाटर पहुंचता कैसे है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, वाटर साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग सिर्फ वाटर को एयर में भेजे हैं और उसके बाद क्लाउड बन चुका है। ठीक है, तो वाटर साइकिल कंप्लीट कब होगा? देखिए, वाटर कहाँ से चला था? वाटर चला था अर्थ से। ठीक है, अर्थ से, यानी कि ओशियन, लेक, पॉन्ड, इन सब से वाटर चला। ठीक है, ये वेपरेट हुआ, एयर में गया, ठंडा हुआ, क्लाउड बनाया, और अब क्या होगा आगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि आगे जो है बारिश होगी। ठीक है, तो बारिश होगी तो क्या होगा? वाटर जो है, जो ये टीनी ड्रॉपलेट्स थे, ये अब वाटर ड्रॉप में यानी पानी की बूंदों में बदल करके ये नीचे की तरफ आएंगे, ज़मीन की तरफ आएंगे, और धरती पर जब ये आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ओशियन से निकले थे तो ओशियन पे ही जाएंगे, पूरे अर्थ पे फिर बारिश होती है।
ठीक है। और जब बारिश होगी तो वो वाटर पोटेबल वाटर होता है, उसका हम लोग डिफरेंट टाइप से अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम लोग रेन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्लाउड तक तो हम लोग आ गए हैं, अब क्लाउड से होगी बारिश, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और अब हम लोग इस बात के बारे में जानेंगे कि जो क्लाउड है उससे फिर बारिश कैसे होती है ना। तो क्लाउड क्या होते हैं कि टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं। टीनी मतलब छोटा, तो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं ना, थोड़ा हैवी हो जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स जब आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो थोड़े हैवी हो जाते हैं। तो हैवी साइज़ के यानी कि लार्जर साइज़ के जो ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो डेंसिटी जो ग्रेविटेशन है यानी ग्रेविटी की वजह से वो ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग नोट करेंगे कि इट so happens that many droplets of water come together to form, come together मतलब वो साथ में आते हैं और बनाते हैं larger sized drops of water, यानी कि पानी की बड़ी बूंदें बना लेते हैं, ठीक है। तो some drops of water become so heavy, तो कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर जो होते हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, that they begin to fall, ठीक है। वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ पानी की बूंदों के रूप में इस तरीके से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, ठीक है। काफ़ी भारी हो जाते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। इसी फॉलिंग को यहाँ पे हम लोग रेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, रेन, बारिश। यानी कि heavy drops of water started to fall down on the earth in the form of rain, यानी कि बारिश के फॉर्म में ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं नीचे गिरने लगते हैं, इसी को हम लोग बारिश कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि थोड़े से स्नो टाइप के यानी बर्फ बना लेते हैं, यानी कि हेल और स्नो यानी कि बर्फ, तो जिसको बोलते हैं बर्फबारी, यानी कि स्नो के फॉर्म में वो बारिश होती है। जो काफ़ी ठंडे देश होते हैं, यानी कि जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा होता है, वहाँ पे स्नोफॉल ही होता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती नॉर्मल, जैसे हम लोगों के यहाँ होती है वैसे नॉर्मल बारिश वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे स्नो के फॉर्म में यानी कि बर्फ़ के रूप में पानी वहाँ पे गिरता है, ठीक है। तो क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, पानी फिर से बरस गया यहाँ पे। अब ये पानी बरस के कहाँ जाता है, ओशियन में, ठीक है। तो पानी तो देखिए हर जगह बरसता है, जैसे पहाड़ों पे बारिश होगी, और जो मैदानी इलाका है यानी जो प्लेन्स हैं वहाँ बारिश होती है, जो प्लेट्यूज हैं यानी पथरीली ज़मीनें जहाँ पे हैं वहाँ पे भी बारिश होती है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा का सारा पानी नदियों के रास्ते होते हुए ओशियन में वापस चला जाता है। तो देखिए कहानी ओशियन से शुरू हुई थी और फिर वहाँ से धीरे धीरे होते हुए बादल बनाया, बादल से बारिश हुई, बारिश ज़मीन पे गिरी, ज़मीन से होते हुए फिर से वो सारा पानी ओशियन में चला जाता है। इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है, यानी ओशियन टू लैंड, लैंड टू ओशियन। ये जो साइकिल चल रहा है इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। कंक्लूड किया जाएगा इसको। तो पहले तो हम लोग बैक टू द ओशियन की कहानी सुनते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड, यानी ज़मीन पर मोस्ट ऑफ द वाटर यानी कि पानी, जो अधिकतर पानी है वो क्या होता है, जो ज़मीन पे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, चाहे वो बर्फ़ के रूप में गिरे या पानी के रूप में गिरे, सूनर और लेटर, यानी कि देर सवेर सही, यानी कि चाहे वो जल्दी ही या फिर देर में सही, लेटर मतलब बाद में, सूनर मतलब तुरंत, तो तुरंत या फिर बाद में, गोज बैक टू द ओशियन, कहाँ चला जाता है ये सब, ओशियन में वापस चला जाता है। तो माउंटेन जो होता है यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं और वहाँ पे ठंडा होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर जो होता है ना वो स्नो के फॉर्म में, बर्फ़ के रूप में हो जाता है। तो ये जो बर्फ़ के रूप में वहाँ पे माउंटेन पर वाटर स्टोर्ड हो जाता है वो मेल्ट होता है यानी पिघलता है, और ये जो मेल्ट वाटर है वो धीरे धीरे माउंटेन से निकल करके वो स्ट्रीम के फॉर्म में या नदियों के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है। तो हम लोग नदियों से पानी को लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं,
जाहिर सी बात है कि पहले के समय में नदी का पानी जो है वो पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे लोग। आज की डेट में तो वाटर इतना, यानी कि रिवर वाटर इतना पॉल्यूट हो गया है कि उसको पीना तो छोड़िए, उसमें नहाना, कपड़े धोना भी बेकार है। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि भाई हम लोग बहुत टेक्निकल एडवांस हो गए हैं, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनका जो केमिकल होता है उसको ले जाके सीधे रिवर में डाल देते हैं। तो रिवर क्या करती है, उसे फ्लो करवा करके ओशियन में लेके चली जाती है। तो छुटकारा मिल जाता है कि चलो ठीक है, कम से कम हमारे यहाँ तो नहीं है। यानी कि एक फैक्ट्री जो है वो अपने कूड़े कचरे को रिवर में डाल करके ये सोचती है कि हमारे आसपास तो गंदगी नहीं है ना, वो तो रिवर बहा के लेके चली गई। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग एक प्लेनेट पे हैं, और ये प्लेनेट एक ही है। यानी कि अगर आप यहाँ पे पोल्यूशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा, और जहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा उसका इफेक्ट फिर कहीं ना कहीं हम लोगों पे पड़ेगा। यानी कि घुमा फिरा करके जो हम लोग वाटर पोल्यूट करते हैं, वाटर को ओवर यूज़ करते हैं, बेकार यानी कि फालतू का पानी जो बर्बाद करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोगों को इसको झेलना पड़ेगा। देखिए अभी क्या दिक्कत हो गई है, आप खुद ही सोचिए। भारत जो है वो नदियों का देश भी कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी आप मार्केट में जब आप निकलेंगे तो बाज़ार में पानी की जो बोतल है ना, बोतल में पानी भर करके बेचा जा रहा है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीने के पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है आने वाले समय में। आज तो बोतल में पानी मिल रहा है, कल को वो भी मिलना बंद हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे नदियों तक पानी पहुँच चुका है। ठीक है, और ज़मीन पर जब पानी बह रहा होता है तो उससे जो हमारा जो सॉइल है वो क्या करता है कि कुछ वाटर को वो नीचे की तरफ खींच लेता है, यानी कि उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ए पार्ट ऑफ रेन वाटर, यानी बारिश के पानी का कुछ हिस्सा गेट एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित। अवशोषित अवशोषित का मतलब होता है, अवशोषित मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि पानी गिर गया टेबल पे, तो आप वहाँ पे कॉटन का क्लॉथ रख देते हैं तो वो पानी को पूरा खींच लेता है। इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। तो रेन वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द ग्राउंड, यानी कि जो जमीन है वो पानी को अंदर खींच लेती है, एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। और ऐसा लगता है कि जैसे पानी सॉइल के अंदर डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है। तो ऊपर से देखने पे तो लगेगा कि डिसअपियर हो गया है, लेकिन नीचे जा करके जहाँ पे हैवी चट्टानें होती हैं, यानी कि जो रॉक्स होते हैं, वहाँ पे जा करके ये वाटर स्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर वर्ड है। ग्राउंड वाटर के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राउंडेड वाटर। कैसे हुआ, एब्जॉर्प्शन से। कहाँ से आया, रेन वाटर से। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पे याद रखेंगे। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ओशियन से निकला है, क्लाउड बनाया, क्लाउड बना करके वापस ओशियन तक ये चीज़ें गई हैं। इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड। ओशियन और लैंड के बीच में जो सर्कुलेशन हुआ है, ठीक है, इसी को ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है, और इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहेंगे, वाटर साइकिल। इससे होता क्या है, इससे दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। ठीक है, पानी सारा तो ओशियन में है लेकिन वो यूज़ का नहीं है, तो लैंड पर जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है, वो सप्लाई कहाँ से होता है, इसी वाटर साइकिल से होता है। ठीक है, आइए वाटर साइकिल के बारे में एक स्केच हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये है ओशियन। ठीक है, ओशियन। ठीक, तो ओशियन पे क्या हुआ कि ये सन है, कुछ इस तरीके से सनलाइट यहाँ पे पड़ी। ठीक है, तो ओशियन से सनलाइट पड़ने पर, ओशियन में सनलाइट पड़ने पर इस तरीके से वाटर इवेपोरेट हुआ। तो क्या बनाता है, वाटर वेपर। क्या बना लिया, वाटर वेपर। वाटर वेपर, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई और यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस से क्या बना, वाटर वेपर। वाटर वेपर यहाँ पे कंडेंस होकर के क्या बना लेता है, क्लाउड। क्या बना लिया यहाँ पे, क्लाउड। फिर क्लाउड क्या होता है कि ये टिनी ड्रॉपलेट्स हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना कि ये टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं क्लाउड। तो क्लाउड का इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्लाउड जो होता है ना, थोड़ा सा और यहाँ पे टिनी ड्रॉपलेट जो है वो हैवी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं और फिर से इस तरीके से वाटर ओशियन तक पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर कहाँ कहाँ पे आया, जैसे माउंटेन पर गया, माउंटेन, पानी जो गिर रहा है वो कहाँ गिर रहा है, माउंटेन पर, प्लेन्स में, यानी कि जो समतल जमीन है वहाँ पे गिरा, और फिर यहाँ से बहते हुए रिवर के थ्रू होते हुए ओशियन में वापस चला गया, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, ओशियन है, इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर बनाया, वाटर वेपर फिर कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर क्लाउड बनाया, क्लाउड फिर प्रेसिपिटेट हुआ, थोड़ा और ज़्यादा ठंडा होने के बाद माउंटेन, प्लेन्स, इन सब जगहों पर पड़ा और फिर नदियों के सहारे होते हुए ओशियन में वापस चला गया। तो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर साइकिल, ठीक है। क्या कहते हैं आपको, वाटर साइकिल, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी थी वाटर साइकिल के बारे में। तो ये पूरी स्टोरी अभी तक वाटर साइकिल के बारे में चल रही थी कि पानी कहाँ से निकला, कहाँ को गया, किस तरीके से गया। आइए हम लोग कुछ फिगर देख लेते हैं जिसके बारे में कि बादलों का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर बारिश कैसे होती है, इन सब कुछ फिगर को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपने फ्रीज में पानी को रख करके आइस बनते हुए, आइस के फॉर्म में तो देखा ही होगा। तो बस यही समझ लीजिए कि यही बादल है। ठंडा कर दो ना पानी को तो वो बादल के रूप में या आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये बादल हैं, ये बहुत टीनी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, जिसकी वजह से ये हवा में ही तैरते रहते हैं। लेकिन जब ये ड्रॉपलेट्स थोड़ा सा कंडेंस हो जाते हैं तो बारिश के रूप में नीचे की तरफ आने लगते हैं। कभी कभी तो इतना ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं कि वो हेल और स्टोन के रूप में नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ये जो बारिश होती है ये कहाँ पे होती है, इस तरीके से पहाड़ों पर होती है, ठीक है। पहाड़ों पे बारिश हुई, ये नदियाँ देखिए इस तरीके से निकली, ये नदियाँ बह करके कहाँ जाएंगी, अल्टीमेटली ये ओशियन में जाती हैं और ओशियन में वाटर फिर से पहुँच जाता है। ओशियन से पानी निकला, ओशियन तक वापस पहुँच गया, इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब बारिश का मौसम तो आपने देखा ही होगा, ये बारिश का मौसम है, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखिए पूरा एकदम सड़कों पे पानी हो गया है, ठीक है। जब सीपेज सिस्टम ठीक नहीं होता ना तो इसी तरीके से सड़कों पे पानी बहने लगता है। और ये सब वाटर कहाँ जाएगा, ये सब वाटर गटर से होते हुए रिवर में जाएगा, रिवर से होते हुए ओशियन में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, एक ये यहाँ पे फिगर देख लेते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि सनलाइट जो है ना, सनलाइट की वजह से ये जो ओशियन है, रिवर है, लेक है, यहाँ से वाटर जो है वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से। ये देखिए एरो बना हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा करके थोड़ा कंडेंस होकर के बादल बनाता है, ठीक है। अब ये जो बादल होते हैं थोड़े से और कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि जो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं वो हैवी ड्रॉप ऑफ वाटर में कन्वर्ट होकर के बारिश करवा रहे हैं। तो फिर नदियों से होते हुए पानी वापस ओशियन में पहुंच गया, ठीक है। ये देखिए बारिश हुआ, फिर डायरेक्ट ओशियन में भी बारिश हो सकता है, लैंड पे भी बारिश होता है, और यहाँ से पानी होते हुए ओशियन तक वापस पहुँच जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। आइए कुछ और बातें हम लोग यहाँ पे वाटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखिए पानी बहुत कम है हम लोगों के पास, वाटर जो यूज़ करने के लिए है बड़ा ही कम है,
तो हमें जो भी वाटर अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन या फिर ग्राउंड वाटर जो है, उसे हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। कंजर्व करने का मतलब होता है बचाना। पानी को अगर हम बचा के रखते हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा बारिश ही होती रहे, तो पानी को अगर हम बचा के रखते हैं तो जब बारिश नहीं हो रही है तो उस समय हम लोग उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ जानकारी और लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, इतना याद करते रहिए। कल हम लोग वाटर को कंजर्व करने के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।